राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है रास्ता। नहीं दीदी, आप इस बार ना नहीं करोगी। पहले भी तो 2 बार आप ऐसे ही टूर टाल चुकी हैं। फिर अब आपको मौका दिया जा रहा है तो फ़ायदा उठाइए ना। फिर आप ही तो बता रही थी कि इस बार ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन का चांस भी मिल सकता है। पूनम ने चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए फिर से वही जिक्र छेड़ दिया। सोनम अपना चाय का कप उठाते हुए बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे इस ट्रेनिंग से कोई खास फायदा नहीं होगा और ना ही मैं अगले प्रमोशन के लिए अधिक ललायित हूँ। हाँ, हमारे ही बैंक के किसी और सहयोगी को अगर यह चांस मिलता है तो उसको और उसके परिवार को अधिक लाभ मिलेगा। फिर राम बाबू जी, सुधीर जी जैसे लोग तो अपने अपने परिवार को भी साथ ले जाना चाह रहे हैं घुमाने के लिए। दीदी, जब बॉस ने आपकी ऊपर तक सिफारिश की है तो राम बाबू और सुधीर ये सब कहाँ से आ टपके। आप सबसे सीनियर हो, आपको चांस मिल रहा है। बस मैं अब और कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। मैं तो 3 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ जिससे कि मैं आपके जाने की तैयारी करा दूँ। अब आप तैयार हो जाओ, बाजार चलते हैं। मैं तब तक आपकी वार्डरोब चेक करती हूँ कि क्या क्या लेना है। सोनम को कहते हुए पूनम ने चाय के बर्तन समेटने शुरू कर दिए। पूनम तो थी भी जिद की पक्की। यह सोचकर सोनम को हंसी आ गई। वैसे देखा जाए तो सोनम से रिश्ता भी क्या है पूनम का। बस जब तक यहाँ रहकर वह नौकरी कर रही थी तो इसी फ्लैट में सोनम के साथ रहती थी। फिर अपनापन इतना बढ़ा कि सगी बहन से भी बढ़कर स्नेह हो गया दोनों में। अब शादी करके दूसरे शहर चली गई तो भी आए दिन फ़ोन पर बात करती रहती है। फिर पता नहीं कैसे इसे टूर की भनक लग गई तो बिना बताए आधम की, पूनम तू तो शादी करके अब बड़ी बहन की तरह रोज झगड़ने लगी है मुझसे। वो तो है ही। अब कोई तो आपको सही सलाह देगा ना। चलो, अब और बातें नहीं, आप जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। यह कहकर पूनम रसोई में चली गई। जब तक सोनम नहाकर निकली तब तक पूनम ने उसकी अलमारी भी टटोल ली थी और बोली, यह क्या दीदी, सारे पुराने फैशन के कपड़े हैं इसमें तो, और सब इतने फीके रंगों के हैं। अरे विदेश जा रही हो तो थोड़े चटक रंग भी ले लेना आज। मैं पसंद करूंगी आपके लिए कपड़े, आप टोकना मत। मैं पिछली बार कुछ सूट लाई थी ना आपके लिए, आपने सिलवाए या नहीं सिलवाए अभी तक। अरे हाँ, उन्हें तो मैं रोशनी और आरती को दे आई थी। उनके गोरे रंग पर वह बहुत जच रहे थे और फिर उनकी उम्र भी है वह सब पहनने की। दीदी, फिर वही बात। अभी आप कौन सी बुड्ढी हो गई हो कि कपड़े उन पर फबते हैं और आप पर नहीं। पता है मैं कितनी शौक से आपके लिए लाई थी और आप भी ना बस विन्नी, रोशनी, आरती और गीता के बारे में ही सोचती रहती हो। पूनम, मेरा परिवार है वो, सोनम ने धीरे से कहा। मैं कब कह रही हूँ कि आपका परिवार नहीं है वो। पर वो लोग भी तो कभी आपके बारे में सोचें। कभी आए क्या आपके पास। आपने अपने फ्लैट में गृह प्रवेश किया था तो आया था कोई, बताइए जरा। कोई नहीं आया ना। आप इतनी बीमार पड़ी थी कि अस्पताल में भर्ती रही। क्या कोई आया आपके पास आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। तब भी कोई नहीं आया था। तब कहाँ था आपका परिवार। फिर सोनम को चुप देखकर आगे बोली, सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि कभी तो आप अपने बारे में सोचें कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस बात से खुशी मिलती है। क्या इतना भी हक नहीं बनता है आपका। चलो, अब नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। सोनम सोच रही थी कि बातों का रुख बदलने में कितनी माहिर हो गई है यह लड़की। जब अपने बारे में सोचने का समय था तब नहीं सोचा तो अब उम्र के इस पड़ाव पर क्या सोचूं। फिर नाश्ता करते हुए सोनम बोली, तो इस बार तू मुझे लंदन भेज कर ही मानेगी। हाँ दीदी, मैं आई ही इसीलिए हूँ कि आप कहीं पहले की तरह इस बार भी अपना ट्रिप कैंसिल ना कर दें। नाश्ता करने के बाद दोनों ऑटो रिक्शा लेकर बाजार चल दी। बाजार पहुंचकर जब पूनम ने ऑटो दयाज ब्यूटी पार्लर के सामने रुकवाया तो सोनम चौंक उठी और बोली, अरे यहाँ क्या करना है। दीदी, आप जल्दी अंदर चलिए ना, मैं अंदर जाकर आपके लिए बुकिंग ले चुकी हूँ। पूनम सोनम की बात को अनसुना कर ऑटो वाले को रुपए देती हुई बोली। पूनम ने सोनम के केस सेट करवाए, कलरिंग भी करवाई, आईब्रो करवाई और फेशियल के लिए भी जिद करके बैठा ही दिया और फिर बोली, दीदी आपको यहाँ थोड़ी देर लगेगी, तब तक मैं बाजार से कुछ सामान खरीद लाती हूँ।
बाजार पहुंचकर पूनम ने कुछ कॉस्मेटिक और महंगे सूट खरीदे। जब ब्यूटी पार्लर लौटी तो सोनम का एकदम बदला रूप पाया। बोली, वाह दीदी, आपकी तो उम्र ही 10 साल कम कर दी है पार्लर वाली मैम ने। चलिए अब आपको टेलर के यहाँ नाप देना है। कपड़े मैं ले चुकी हूँ, मुझे पता था आपके सामने लेती तो आप खरीदने ही नहीं देती। पूनम, आखिर तू चाहती क्या है? देखो दीदी, अच्छी तरह से तैयार होने पर स्वयं को भी अच्छा लगता है और दूसरे को भी अच्छा लगता है, और फिर इसमें बुराई ही क्या है। अब मैं जैसे डिज़ाइन पसंद करूं आप मना मत करना। और पूनम ने टेलर को सूटों के डिज़ाइन बता दिए। दोनों खाना बाहर ही खाकर घर लौटी तो सोनम को थकान महसूस होने लगी थी, पर पूनम सूटकेस खोलकर उसका सामान जमाती रही। रात को उसने कह भी दिया, दीदी आपकी सारी तैयारी कर दी है मैंने, अब टिकट वीज़ा वगैरह का इंतज़ाम तो आपके ऑफिस की तरफ से ही होगा, आप यात्रा का पूरा पूरा आनंद उठाना। कहते हुए पूनम बोली, पूनम तू परेशान मत हो, मैं यात्रा का पूरा आनंद लूँगी और कुछ नहीं सोचूंगी। कहते कहते सोनम का भी गला भर आया था कि कोई तो है जो उसकी ज़िंदगी में उसके बारे में इतना सोचता है। पूनम के जाने के बाद 3-4 दिन सफ़र की तैयारी की अफरा तफरी में ही बीत गए। पता ही नहीं चला कब समय आ गया। जब सारी औपचारिकताएं पूरी करके दिल्ली से हवाई जहाज़ में बैठी तो इत्मीनान की सांस ली। सोनम के मन में चल रहा था कि ऐसे टूर के मौके तो पहले भी कई बार आए थे उसकी ज़िंदगी में, पर वही टालते जा रही थी। क्या करती, मन ही नहीं करता था इतने लंबे और अकेले सफ़र पर जाने का। छुट्टी मिलती तो बस वही भाई बहनों के पास आना जाना हो जाता था, बस वही काफ़ी था। पर इस बार पूनम ने तो उसे मना ही लिया था। बोली कि जब दीदी और भैया लोग पसंद ही नहीं करते कि आप कहीं जाओ तो आप उन्हें बताना भी नहीं। सोनम तब फीकी हंसी हंसकर रह गई। पूनम उसके परिवार के लोगों की मानसिकता से परिचित हो गई थी, इसलिए सब कुछ कह देती थी। कई बार तो यह भी कह चुकी थी कि अच्छा हुआ आपने यह फ्लैट खरीद लिया, रिटायरमेंट के बाद कोई ठिकाना तो होगा रहने के लिए। भाई बहनों से अपेक्षा रखो तो बुढ़ापे में ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। आपको तो पेंशन भी अच्छी खासी मिलेगी, आराम से रहना, यह नहीं कि सब लुटाती ही रहो। पूनम की बातें कभी कभी सोनम को चुभ तो जाती थी, पर वह ठीक ही बोलती थी, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण सोनम ने देख लिए थे। प्लेन में बैठे बैठे सोनम का मन पता नहीं कब कब अतीत में डूबने लगा था। पूरे 44 वर्ष की हो गई है वह, क्या खोया क्या पाया। कभी कभी विश्लेषण करती है तो लगता है कि खोया ही खोया है उसने। पढ़ाई में अच्छी रही तो कम उम्र में ही बैंक में नौकरी लग गई, फिर अकस्मात पिता का देहांत हो गया तो भाई बहनों का दायित्व उसके कमज़ोर कंधों पर ही आ गिरा। दीदी की शादी, भैया की पढ़ाई, छोटी बहनों के खर्चे, सब करते करते अपनी शादी का ख्याल तो उसे बस एक बार ही आया था, जब प्रमोद को देखा था। प्रमोद आर्मी मेजर था, वहीं झांसी में ट्रेनिंग के लिए आया था। तब उसकी सहेली ने ही परिचय करवाया था उसका। प्रमोद शानदार व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव का था। उसने तो बातों ही बातों में प्रपोज भी कर दिया था, पर घर वालों का विरोध बराबर बना रहा। नौकरी छोड़कर अगर मैं प्रमोद के साथ चली गई तो भाई बहनों का दायित्व कौन निभाएगा, इसलिए प्रमोद को मना करना पड़ा। और प्रमोद इस दो टूक इनकार से इतना नाराज हुआ कि अपनी ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर चला गया था वहाँ से। सोनम भी कई दिनों तक भूल नहीं पाई थी उसे। कई दिनों तक ही क्यों, प्रमोद का व्यक्तित्व तो आज भी ताज़ा है उसकी आंखों में। बाद में भी कई बार रिश्ते की बात चली, पर कभी किसी कारण तो कभी किसी कारण अस्वीकार होती ही रही। पूर्वी दीदी ने तो एक बार अपनी तरफ से रिश्ता तय भी कर दिया था। बोली, सोनम दीपक भी बैंक में ही अफसर है, पारिवारिक कारण से अब तक विवाह नहीं किया। मैंने तेरी बात चलाई है, शाम को खाने पर बुला लिया है उसे। तू ठीक तरह से तैयार होकर आ जाना, पुरानी किसी बात का जिक्र मत करना, समझी ना। मैं ठीक समय पर पहुंच गई थी। खाने पीने तक माहौल सामान्य रहा। दीपक देखने में ठीक ठाक ही था। फिर पूर्वी दीदी ने भी यह प्रस्ताव रखा था कि दीपक अब तुम सोनम को लेकर कहीं घूम आओ, ठीक है। दीपक के साथ बगल में कार में बैठते समय सोनम थोड़ा असहज हो गई थी।
उसे पुराना रिश्ता याद आ रहा था। उसका मन बहुत उदास हो रहा था। तभी दीपक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और सहलाने लगा। पर वह तो पसीने से नहा उठी थी। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ है। वह स्वयं नहीं समझ पाई थी कि क्या हुआ है उसको। दीपक बोला, और लड़कियां तो शादी के नाम से ही खुश हो जाती हैं, पर आप तो इतनी ठंड में भी पसीने से भीग चुकी हैं। दीपक के यह शब्द उसे चुभ रहे थे और जिद करके बीच रास्ते में ही वह उतर गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि अब कभी विवाह के बारे में वह नहीं सोचेगी। मैडम, आप शायद सो गई थी, आपका नाश्ता? एयर होस्टेज पूछ रही थी। सोनम को तब ख्याल आया कि हाँ, शायद वह पुराने ख्यालों में ही खो गई थी। एयर होस्टेज से जूस लेकर वह कुछ सहज हुई तो उसने साथ लाई पुस्तक के पन्ने पलटने चाहे, पर मन तो फिर वही पुरानी बातों में भटकने लगा था। अब पूनम को कैसे बताए अपने मन की स्थिति। वह तो जब तब कह देती है, दीदी अभी आपकी ऐसी उम्र नहीं हुई है कि शादी के बारे में सोच ही ना सकती। कोई मनपसंद साथी मिले तो ज़रूर विचार करना। बड़ी उम्र में भी एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत होती ही है। पूनम, अब मैं एक तरह से वैरागिनी हो गई हूँ। उस दिन पता ही नहीं कैसे सोनम के मुंह से निकल गया था। पूनम बोली, दीदी कोई वैरागिनी नहीं हुई हैं आप। मैं आपकी डायरी पढ़ चुकी हूँ। कितनी अच्छी अच्छी प्रेम कविताएं लिखी हैं उसमें आपने। पूनम के कहे एकाएक शब्द के बारे में गंभीरता से सोचती सोनम को पता ही नहीं चला कि उसका प्लेन हिट्रो एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है। हिट्रो एयरपोर्ट की चकाचौंध मन को लुभा गई थी। कस्टम ऑफिस से बाहर आते ही चमकते दुकान, लोगों की भीड़ भाड़, लंबा चौड़ा एयरपोर्ट और फिर बाहर ऑफिस की ही टैक्सी लेने आ गई थी। विदेशी धरती पर उसका पहला कदम। सब कुछ बदला बदला, साफ सुथरा और मन को मोह लेने वाला था। फिर होटल में रिसेप्शन से चाबी लेते समय पता चला कि उसका कमरा नंबर 302 है और 303 में भी एक भारतीय ही है, नारायण, जो बेंगलुरु से आए हैं। कमरे के बाहर ही पहली मुलाकात हो गई। हेलो, आई एम नारायण। नारायण ने हाथ आगे बढ़ाया था। आई एम सोनम। सोनम ने भी हाथ बढ़ा दिया था। एक बार तो चौंक ही गई थी सोनम। लगा जैसे प्रमोद ही सामने आ गया हो। वही डील डोल, वही कदकाठी, कानों के पास के बालों में जरूर हल्की सी सफ़ेदी झांक रही थी। पर प्रमोद भी तो इसी उम्र में चल रहा होगा ना। हमारे कमरे आसपास ही हैं। नारायण ने उसका बैग उठा लिया। नारायण उसे पहली मुलाकात में ही काफ़ी मिलनसार और मजाकिया स्वभाव का लगा था। बातों से लगा ही नहीं कि वह अभी विदेशी भूमि पर है। कमरे में सामान रखकर दोनों कॉफ़ी पीने बाहर आ गए थे और कॉफ़ी पीते पीते ही नारायण ने उसे होटल की सारी व्यवस्थाओं से परिचित करवा दिया था। चलिए, अब आप अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं थोड़ी देर अपने लैपटॉप पर काम करूँगा। शाम को खाने पर मिलते हैं, नारायण ने बड़े अपनेपन से कहा था। सोनम स्वयं सोच रही थी कि प्लेन में तो ठीक से सो नहीं पाई। अब नहा धोकर गहरी नींद लेगी ताकि शाम तक कुछ फ्रेश महसूस हो सके। शाम को खाने के समय और भी सहयोगियों से परिचय हुआ। नारायण ने सबसे मिलवा दिया था। आप दोनों पुराने परिचित हैं क्या? एक विदेशी ने तो सोनम से पूछ ही लिया था और तब नारायण उसे देखकर मुस्कुरा दिया था। कुल मिलाकर सोनम को सारा माहौल सहजतापूर्ण लगा था। कहीं कुछ पूछना हो तो नारायण बड़े अपनेपन से मदद कर देता था। एक हफ्ता कॉन्फ्रेंस चली और फिर एक हफ्ते का वहीं से यूरोप घूमने का प्रोग्राम बन गया। नया शहर, ऐतिहासिक इमारतें, खूबसूरत वादियाँ, झीलें, फूलों से लदी हुई, बाग बगीचे, सभी कुछ मन को मोहने वाला था और नारायण के सानिध्य ने दोनों को काफ़ी पास ला दिया था। इतने दिन कब बीत गए सोनम को पता ही नहीं चला था। एक बार भी अपने घर पुराने परिचितों की याद नहीं आई उसे। लंदन से वापसी की उड़ान थी, अतः फिर उसी होटल में एक रात रुकना था, दूसरे दिन लौटना था। लग रहा था जैसे वह और नारायण दोनों ही कुछ मिस कर रहे हैं। नारायण अपने स्वभाव के विपरीत उस दिन बहुत गंभीर और चुपचाप सा था। आपका सानिध्य बहुत अच्छा लगा, सोनम ने अपनी तरफ से धन्यवाद देने का प्रयास किया। नारायण फिर भी चुप था।
आंखों में उदासी झलक रही थी। चलो कमरे में चलकर कॉफ़ी पीते हैं, यह कहकर सोनम ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। कॉफ़ी पीते समय भी दोनों चुप थे, बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पा रहे थे। फिर कब क्या हुआ? कब नारायण उठकर उसके पास सोफे पर इतने ही करीब आ गया? कब वह उसके कंधे पर सर रखकर सिसक सिसक कर रो पड़ी? कब नारायण उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा सोनम, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। नहीं, सोनम ने धीरे से उसके होठों को छुआ। माफ़ी क्यों और किस लिए? बहुत अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं हम दोनों, थैंक्स ए लॉट। फिर लगा कि शायद शब्दों से वह सब कुछ बयां नहीं कर पा रही है जो महसूस कर रही है। आखिर आज नारायण ने उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया है और उसकी मंजिल नारायण तक ही जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।